आप लोगों के लिए कक्षा 10 का जो गणित का एग्ज़ाम होने वाला है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टिव वो विकल्प पे प्रश्न होते हैं, वो लेके आया हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो बेटा सहअभाज्य क्या होता है, अगर आपके पास दो संख्याएं या दो से यहाँ दो ही संख्याओं की बात हो रही है, अगर किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ अगर एक होता है ना, तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। ए- तो देखो, अगर आप आइडिया लगाओ, ये 32 दूनी 62, तो इसका अगर कोई संख्या किसी से कट जा रही तो नहीं होगा। ठीक है, अगर देखो बेटा 31 से कम 31, 31 तिया 93, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, तो कट जा रहा है। अगर इस इनका लॉसअप निकालो, 18 को देखो काटो आप, 2 9 18, 3 तिया 9। ठीक है, तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 1 और 3 की घात 2। और फिर क्या है बेटा, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2। तो अगर मुझे एच सी एफ निकालना है तो इनमें कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एच सी एफ जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो कितना होता है बेटा, 18 और 25 का एच सी एफ कितना आ गया, 1। तो जब एच सी एफ 1 आ गया तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है बेटा वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या कौन सी है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। ठीक है, तो दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, अगर 2 गुणा 2 के रूप में आए, या 5 गुणा 5 के रूप में आए, या फिर 2 भी आए और 5 भी आए। ठीक है, तो देखो 625 क्या होता है, पा पचे 25, 125 गुणा 5। तो अगर 625 का आप गुणनखंड करोगे तो 5 की घात 4 आएगा, तो सिर्फ 5 के गुणनखंड के रूप में है। तो ये जो सी ऑप्शन है बेटा सही हो जाएगा। बाकी ये अगर इसका दशमलव प्रसार अगर हम करेंगे, परिमेय का गुणनखंड करेंगे, तो ये कुछ और आ रहा होगा, 2 5 के अलावा कुछ अन्य संख्याएं भी आ रही होंगी। तो इस वजह से जो ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये नहीं है, अशांत है। जैसे अगर मैं छोटा सा ये वाला 30 का करके देखूँ, तो 30 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 5, गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा ना, 3 एकम 3 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो 2 भी है, 5 भी और एक अन्य संख्या भी है, इसलिए ये अशांत होगी। ठीक है, तो शांत बेटा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर हमसे पूछ रहा है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली संख्या क्या है, शांत कौन सी है वो बताना है। ठीक है, देखो ये नहीं होगा, 2 सत्ते 14 हो गया है ना, ये भी नहीं होगा, इसमें 3 आ जाएगा। और 1325 है। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा इसमें और इस पर जो ऑप्शन में देख लेते हैं, 1325 है। ठीक है, इसको काटो, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 30 हो गया, 5 छंग 30। ठीक है, 5 बचे 25। ठीक है, यही तो आ गया, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 तिया 15। ठीक है, अब किससे कटेगा ये, 53 नहीं। ठीक है, तो देखो गलत ऑप्शन हमारे 3 आ गए। अगर गलत ऑप्शन 3 काट दिए तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनका लॉसअप हो गया है। देखो मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, 18 को गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 9 दूनी 18, यही तो होता है। 24 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 24 का गुणनखंड करो ना, ऐसे दिक्कत हो रही है तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 8 तिया 24 है ना। तो हमें हमारे पास क्या मिल गया, तो हमारे पास ये मिल जाएगा, 24 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। लॉसअप निकालना है, तो देखो बेटा 3 इन सब में है। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा, हमें बोल रहे हैं लॉस और निकालो, एलसीएम। ठीक है, जो चीज़ तीनों में वो तो लेंगे और उसकी अधिकतम घात लेंगे। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2, और जो बच गया उसको गुणा में डाल दो। ठीक है, तो 5 गुणे में आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है उसको ले लो। तो ये 3 तिया 9 गुणा 5, और ये 8, 8 पंग 40, 4 नम 36, पीछे 0, तो आंसर आ जाएगा 360। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेटा इन दोनों का एच सी एफ इस रूप में लिखा जा सकता है, तो एम का मान क्या होगा। ठीक है,
सो अगर 65 का गुणनखंड करें हम तो 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 13 एक कम 13, फिर क्या 117 है बेटा, 3 से कट जाएगा, ये 2 से मैं काट रहा हूँ, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 13 एक कम 13। ठीक है, तो 65 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणे 13, और 117 को लिख सकता हूँ 3 कितनी बार है, 2 बार, और 13 है 1 बार। तो HCF क्या आ जाएगा बेटा, HCF आ जाएगा 13। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इसका HCF है उसे आप इस रूप में लिख सकते हो। ठीक है, 65m माइनस के 117, वो किसके बराबर है बेटा, 13 के बराबर है। ठीक है, सो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सही से हल करें तो ये आ जाएगा 130, 65 उस तरफ गुणे में, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 65 दूनी, तो m का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देख सकते हैं बेटा, लिंक्स ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स दे रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये एक समीकरण है, ठीक है, ABC वास्तविक संख्याएं को दो चर x तथा y का रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण बेटा दो चर वाला तभी कहा जाएगा जब ये और a और b डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तो अलग अलग होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं ग्राफीय रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी एक रेखा को दर्शाती है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है, इसको दर्शाने वाली रेखा पर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो इस किसको दिखाती है, हर एक बिंदु इसको दर्शाने वाली रेखा को दर्शाती है। इसके जितने भी बिंदु आएंगे और बिंदु को जब मिलाओगे तो एक रेखा बनेगी, तो इसको दर्शाने वाली रेखा को दर्शाएगी। कह रहे हैं एक्स बराबर वाई और एक्स प्लस वाई कैसा हल होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्स बराबर वाई और एक्स प्लस वाई। तो देखो दो समीकरण है, कुल मिलाकर देखा जाए, ये एक समीकरण है और ये एक समीकरण है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर वाई, अगर मैं तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ, 0 से स्टार्ट करना है हमेशा। हाँ बेटा, ये x है, ये y है, यहाँ रख रहे हैं हम। x का मान 0 रखोगे तो y का मान 0 हो जाएगा, x का मान 1 रखोगे तो y का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। और वैसे अगर चेक करना चाहें तो बेटा देखो, ये x प्लस का y है ना, इधर आके माइनस का y हो गया, और ये x प्लस वाई ये 0, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो ये बेस्ट तरीका रहेगा। a1 बट्टा a2 लगा लो, x का गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1, तो 1 बट्टा 1 आ गया। b1 बट्टा b2 चेक करो, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, -1। सो आप देख रहे हैं बेटा a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, है कि नहीं। और ये किसको ये किस कंडीशन को बताता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को, प्रतिच्छेद हुई रेखा को, है ना, जो ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं, और इसका केवल एक हल होता है। तो ऑप्शन नंबर पे आते हैं, कोई उपनिष्ठ हल नहीं होगा गलत, अपरिमित रूप संख्या होगा गलत, अद्वितीय हल होगा, ये सही है, क्योंकि एक हल को अद्वितीय हल बोला जाता है। ठीक है, कह रहे हैं किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं समपाती होंगी, दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समानांतर होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, या तो ये चीज़ होगा तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, के किस मान के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है बेटा, फटाफट लिखो, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता b1 बट्टा b2 के। इसके लिए तो बेटा a1 क्या है, x का गुणांक, a2 क्या है, ये b1 कितना है, -k2, एंड ये क्या है, के तिरछे गुणा कर देंगे, के एक कम के 3 दूनी -6, तो के का मान -6 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सी द्विघात समीकरण है वो आपको बताना है। तो द्विघात समीकरण कौन सा है वो आपको बताना है, या कौन सा नहीं है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये नहीं है, तो यहाँ पर नहीं वाला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक्स का मान क्या होगा। कई लोग क्या करेंगे, इसको हल करने लग जाएंगे। बेटा हल मत करने लग जाना, ठीक है, आप इसको एक्स की जगह पर यहाँ ऑप्शन से मान रख के चेक कर लो,
अगर ये ऑप्शन आता है तो सही है, नहीं तो नहीं, गलत है। सो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर 4 रखूँगा तो 4 को 16 में से घटाएंगे। देखो अगर x का मान तुम 4 लेते हो, प्लस का या माइनस का, यहाँ रखोगे तो 4 चक्कू 16 माइनस से 1/15 आ जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। 3 3 9, 9 में से कम होगा, नहीं होगा। ठीक है, x का मान 3 3 9 में से कम करेंगे, नहीं आ रहा है। 2 लेंगे, प्लस के 2, तो 2 दूनी 4 में से घटाना है। तो ये ऑप्शंस तो यार बेटा बात गड़बड़ कर रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि मान रखने पर लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे तो राइट हैंड साइड आना चाहिए। क्वेश्चन तो सही है ना? ठीक है, क्वेश्चन तो सही है, चेक कर लो क्वेश्चन के ऑप्शन तो सही हैं कि नहीं। ठीक है, अगर तिरछी गुणा करेंगे x² - 1 बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये हो गया 8। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा +-2 √2, ये आएगा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन ये नहीं है, ये ऑप्शन ना गलत दे रखे हैं, ये आएगा आंसर। तो ऑप्शन में ही नहीं है 2 √2। इसके मूल क्या है? मूल निकालने के लिए बेटा क्या करना होगा, इसको यदि x + c 6 = 0 तो ये माइनस का प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, और इसको जब 0 रखोगे प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। तो एक 5 होगा, एक -6 होगा, -6 और 5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके मूल क्या है? या तो हल करो या फिर वही कर सकते हो। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 2 आता है और घटाएं तो 1, 2 1 कम 2। ठीक है, हल करें, 2 1 कम 2, तो खोल देंगे, माइनस का 2x माइनस प्लस, यहाँ से 2x उभयनिष्ठ, यहाँ से x बचा 1, यहाँ से 1, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको 0 मान लो तो ये प्लस माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा। इसको 0 मान लो, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो x के मान 1 तो होगा 1, और 1 होगा -1/2, 1 और -1/2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यानपूर्वक क्लिक देखना है, ध्यानपूर्वक सही चिन्ह पे क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है कि इसके मूल समान है तो k का मान क्या होगा बेटा? अगर मूल समान होता है तो विविक्तिकर का मान 0 होता है, यानी कि b² - k4 से 0 होता है। हमारे पास इस समीकरण से a के स्थान पर 3 है, b के स्थान पर -6 और c के स्थान पर k है। रखते हैं यहाँ पर, तो -6 4, a यहाँ पर 3 है और c का मान बेटा k है 36। 7 12 माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के, तो 12 उस तरफ गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 12 3 36, तो k का मान कितना आ जाएगा बेटा 3, आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा, बहुत ध्यान लगा के करना है इस क्वेश्चन को। कह रहे 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 32 और 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग 24 हो और दूसरी भुज की संगत भुजा का वर्ग कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, सो आपको पता है बेटा कि इसमें क्या होता है ना, कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, समरूप है, और इनका क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है, एक का 32 और एक का 48। तो इसमें क्या होता है ना, प्रमेय 6.6 से क्या होता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, उनके संगत भुजा AB/PQ ले लो, इसका वर्ग के बराबर होते हैं। क्षेत्रफल में दे रखा है 32 और ये दे रखा है 48। ठीक है, AB² पहले वाले का, यदि पहले त्रिभुज का वर्ग ऑलरेडी वर्ग दे रखा है, AB² 24 दे रखा है, तो PQ, तो दूसरे भुजा का वर्ग क्या होगा, PQ² क्या होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, सो बेटा देखो ये थोड़ा सा हल करने वाली बात है। PQ² इधर आ जाएगा, 24 इधर है ना, बट्टे में 32, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। ठीक है, कटेगा पिटेगा क्या, 16 दूनी 32, 16 3 48, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 3 36। सो आंसर आ जाएगा 36 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
कह रहे हैं यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। समरूप त्रिभुज है तो प्रमेय 6.6 से अगर अनुपात जो दे रखा है, अगर संगत भुजा का अनुपात दे रखा है ना बेटा, और आपसे पूछा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो जो भी आपको अनुपात दे रखा है उसका वर्ग कर दो। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो आंसर आ जाएगा 4:9। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, प्रमेय 6.6 से। अगला क्वेश्चन है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो क्या कहलाती हैं। आकार समान है परंतु आवश्यक रूप से अमाप क्या होता है, अमाप समान ना हो क्या कहलाएंगी। ठीक है, दो आकृति जिनके आकार समान हो, आकार एक जैसे जैसे हैं लेकिन जो माप है वो समान नहीं है, तो वो कहलाती है समरूप। आकार एक जैसा है, दिखने में एक जैसा है, तो समरूप कहलाएगी। कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और ए एफ समरूप है, ये वाला बेटा इसके समरूप है, तो कौन ए ई एफ कहाँ है बेटा, ए ई एफ, ये वाला कौन किसके बराबर होगा, ये और ये देखो, तो ये वाला कौन इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर होगी, ये और ये समांतर लग रहे हैं तभी ये समरूप हुआ है, तो ये वाला कौन इसके बराबर होगा, लिख सकते हैं ना कि ए बी सी बर के बराबर होगा। ठीक है, ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कह रहे हैं इनके बीच की दूरी, तो ये बेटा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, है कि नहीं। तो x1 है बेटा 5, x2 है बेटा -12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y1 है 0, ये 0, तो ये हो जाएगा 17 का वर्ग, तो बाहर आके क्या हो जाएगा ओनली 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से दूरी जब बोलेगा, मूल बिंदु होता क्या है 0,0, तो ट्रिक क्या है, जो भी आपको दे रखा है ना यहाँ पर, जब मूल बिंदु बोलेगा तो -6 का स्क्वायर कर दो और दूसरे बिंदु का भी स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लो, तो 36 + 64 यानी कि 100 का वर्गमूल, यानी कि 10 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है, तो ए का मान क्या होगा। मध्य बिंदु अगर x और y होते हैं तो सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। सो बेटा ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। मध्य बिंदु आपको दे रखा है ऑलरेडी, a/3 4, ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, -6, x2 कितना है बेटा -2/2 और y1 है 5, y2 है 3/2। सो देखो यहाँ से क्या आ गया बेटा, यहाँ से आ गया 6 और -2, -8/2, तो -4, और इधर भी कितना आ जाएगा बेटा 8/2 यानी कि 4, तो ये आ गया -4,4, क्योंकि बराबर है। देखो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, और ये चीज़ इसके बराबर होती है, एक्स वाला एक्स के बराबर होता है, वाई वाला वाई के बराबर होता है, क्योंकि निर्देशांक बराबर है। यहाँ लिख दोगे a/3 -4 के बराबर है, गुणा कर दोगे तो a का मान आ जाएगा 4×3 12 माइनस के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया एक वृत्त 13,2 से होकर जाता है, वृत्त के अभ्यंतर में कौन सी बिंदु स्थित होगी। ठीक है, वृत्त के बीच में कौन सी होगी। सो मैं आपको समझाता हूँ बेटा, आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है बेटा, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0,0, केंद्र बोल लो ओ। कह रहे मूल बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया एक वृत्त बिंदु 13,2 बोले तो काटोगे इसको तो 2 छंग 12, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये जो बिंदु है, ये जो मान लो बिंदु है 6.5,0 है, तो त्रिज्या उसकी 6.5 होगी। 6.5 से अगर ज़्यादा होगा तो वो बाहर चला जाएगा, 6.5 से कम रहेगा तो वो अंदर रहेगा। वृत्त के अभ्यंतर में निम्नलिखित बिंदु स्थित नहीं है, मतलब कौन सा अंदर नहीं है, कौन सा अंदर नहीं। 1,0 देखो बेटा अंदर ही होगा, 2,7/2 ये भी अंदर होगा। ठीक है, ये अंदर नहीं होगा क्योंकि देखो 7.5 ज़्यादा आ गया ना, ये बाहर चला गया, ये बिंदु बाहर आ जाएगा, तो डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 6.5 से जैसे ही बाहर होगा तो वो बाहर चला जाएगा, 6.5 से जैसे ही बड़ा होगा, अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर। अब ये क्वेश्चन बेटा हर साल आता है
कह रहे हैं वाई अक्ष पर एक बिंदु है, जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ पर है। तो समदूरस्थ होने पर एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। बी का है -4,3 और ए का है बेटा 6,5। बीचों बीच एक बिंदु है, वाई अक्ष पर बोला है। तो वाई अक्ष के लिए बेटा एक्स क्या होता है, 0 है। ठीक है, समदूरस्थ के लिए कंडीशन क्या होती है कि ए पी किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा। ए और पी के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। फिर पी भी निकालोगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे बेटा, ये अंडर हट जाएगा, 6 का वर्ग आ जाएगा 36। यहाँ से खोल दो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, 4 का वर्ग 16। यहाँ से खोलो बेटा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। 16 और 9 25 होते हैं, 25 से 25 कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा। ठीक है, सो बेटा इधर क्या बचा, कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 36 बचे। ठीक है, माइनस का 6 है, एक्स से वो ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का। तो कितना बचा, 4 बचा, 4 9 36। एक्स का मान आ गया 9, तो बिंदु आ जाएगी 0, वाई अक्ष पर है ना, तो 0,9 एक्स मान लिया था मैंने इसको, कोई नहीं, एक्स मान लिया तो क्या हुआ, 0,9 आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाई अक्ष के लिए एक्स 0 होता है। ठीक है, इसको बेसिकली वाई मान के करना चाहिए था, बट एक्स मान के कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगर इसका मान ये तो थीटा का मान क्या होगा। देखो बेटा ये 2 गुणे हैं, मैं यहाँ पर इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। अब इधर कॉस है तो और यहाँ बराबर का चिन्ह लगाए, तो इसका मान भी कॉस में सोचना है। तो कॉस किसका मान होता है, 1/2, कॉस 60 का। कॉस से कॉस हट जाएगा, 3 थीटा बराबर 60, 3 दूनी 6 0, तो थीटा का मान कितना आ गया, 20। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखो बेटा एक ट्रिक बताता हूँ, वैसे तो सॉल्व करा ही रखा है, आपको पता है। आई थिंक ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पर 90 नहीं होगा, कुछ और होगा, कुछ और क्या होगा, 49 होगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, साइन 49 अपॉन कॉस 41 और यहाँ पे कॉस 17/साइन 73। देखो इन दोनों को जोड़ोगे 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा। जब ऐसा होता है ना बट्टे में, तो कट के ये 1 देगा और ये भी कट के हमें 1 देगा, तो 1 में से 1 गया, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। 2 tan 30 का मान 1/√3 बट्टा 1 + tan स्क्वायर, 30 tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर कर देंगे। ऊपर 2 1 कम 2 बट्टे में √3, नीचे 1 का वर्ग 1, ये आ जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, यहाँ ऊपर जो है उसको वैसे रख दो, लॉसअप आ गया आ जाएगा 3। इसके गुणा इसके साथ, 3 1 कम 3, इसके गुणा इसके साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/√3 बट्टे 4/3, इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ, है ना। 2 दूनी 4, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, नीचे क्या है बेटा 2 गुणा √3, तो बचा क्या, ऊपर से √3, यहाँ से 2, √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, 0 सही होगा अगर ए के स्थान पर हम रखें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा साइन 0, साइन 0 का मान होता है 0 और 2 गुणा 0 0, दोनों तरफ बराबर आ गए इस एंगल पर। अब ए हमने ये रखा, फिर यहाँ से देखो बेटा 9 उभयनिष्ठ है, अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए। ये एक सर्वसमीका है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 9 1 9 आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन में आते, कह रहे हैं बेटा एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, तो वो क्या कहलाता है। भाई इतनी हिंदी तो मेरे को आती भी नहीं, तो कहते हैं एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा बेटा ये होती है और ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, कह रहे हैं एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है,
जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर होते हैं, ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर होता है। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उन्नयन कोण। तो वो क्या होगा बेटा, उन्नयन कोण होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। चित्र बना के समझाता हूँ बेटा। ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ की ऊंचाई h मान ली, उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है उसकी छाया, तो ये 3h हो जाएगा। तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये हमारे 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, आधार। हमें क्या पता है बेटा, हमें लंब पता है और आधार पता है, ठीक है। यहाँ पर ना अंडर रूट होना चाहिए था, नहीं तो नाम नहीं, लेकिन अंडर रूट होगा, 3 नहीं होगा सिर्फ। एच एक कम एच, तो ये आ जाएगा 1/√3। देखो बेटा, लंब बट्टे आधा लिया ना तो क्या होता है, tan थीटा। तो 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, ठीक है। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, 10 से 10 हट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई ये क्या है, 203। कुछ गड़बड़ है ना, ये उसने मानने में गलत कर दिया है। तो देखो बेटा, उन्नयन कोण फिर से निकालना है, यहाँ से उन्नयन कोण होगा। कहते मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है, और उसकी छाया की लंबाई कुछ गड़बड़ कर रहा है, 203 तो नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, लंब दे रखा है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। सो बेटा क्या करना होता है, लंब बट्टे आधार आपका tan थीटा होता है। तो लंब आपको 20 दे रखा है, आधार आपको कुछ दे रखा है, काटोगे वो मान आपको पता चल जाएगा। ये मान ना गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 था, देखो सूर्य यहाँ है, उन्नयन कोण कितना है बेटा, 45, ठीक है। तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर है, ये स्तंभ है, इसकी परछाई 10 मीटर है। तो स्तंभ की लंबाई क्या होगी, ये जो स्तंभ है बेटा इसकी लंबाई क्या होगी। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब उन्नयन कोण 45 होता है ना, तो जो परछाई की लंबाई होती है वही वस्तु की लंबाई होती है। तो वस्तु की जो हमारा स्तंभ है वो भी 10 मीटर का ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दो वृत्त की परिधियों में 2:3 अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। आपके पास 2 वृत्त दे रखे हैं बेटा, एक ये वृत्त है, एक दूसरा वृत्त है, ठीक है। सो अगर इसकी त्रिज्या r है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो r/r जो दे रखा है वो हमें 2:3 दे रखा है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अनुपात का मतलब बट्टे में, पाई से बाय कटा, r/r। तो r/r का मान हमारे पास पता है 2/3, वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, आंसर आ जाएगा 4:9। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप इतना है, इसका व्यास क्या होगा, ठीक है। अब अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, ये हम अर्धवृत्त, ये वृत्त बनाया, इसको बीचों बीच आधा आधा काट दो। तो ये बेटा ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा अर्धवृत्त है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा परिमाप कितना दे रखा है, 72 सेमी दे रखा है, ठीक है। तो अगर इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कि r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी r होगा। तो परिमाप क्या होगा इसका, परिमाप, ठीक है, कुल परिमाप है या सिर्फ परिमाप है, इसमें कन्फ्यूज़न है। एक बार परिमाप नॉर्मल अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है ना, πr होता है, इसीलिए क्या करते हैं, और परिमाप 72 दे रखा है, पाई का मान 22/7 होता है, गुणे r, ये है। सो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ना। 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2 एकम, ऐसे नहीं होगा। अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है,
ठीक है। सो कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे करके देख रहे हैं, देख रहे हो जल्दबाजी में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको काट दे रहा हूँ, कटेगा थोड़ी ना, पागलों की तरह मैं कर रहा हूँ। देखो देखो गड़बड़ हो रहा है, देखो फिर से करते हैं। अर्धवृत्त का कुल परिमाप लेके करते हैं, है ना। परिमाप हमें क्या दे रखा है, 72, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बेटा, पाई आर सूत्र होगा, प्लस ये कितना है बेटा, 2r। ठीक है, पाई का मान भी क्या रखना है बोला नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी तो है। सो यहाँ से पाई आएगा, यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, पाई का मान 22/7 रखते हैं और यहाँ 2। ठीक है, लॉस ऑफ आ जाएगा 7 और इधर r, 7 दूनी 14, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 4 2, यहाँ से 36/7 r और इधर 72, 36 दूनी 72, 7 दूनी 14, यही हो। ठीक है, यही सूत्र सही होगा, यही सूत्र लगे। r का मान 14 आ गया, हमें क्या निकालना है बेटा, व्यास निकालना है। व्यास होता है 2r, r का मान कितना, 14 14 28। सो ये सही होगा। क्वेश्चन में वैसे कमी है, ये परिमाप जो अगर होता है ना, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर होता है, ये कुल परिमाप हुआ, तो ये वर्ड्स में खेल मिस्टेक कर देते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी ऐसा किया था हमने, ये कट के एक आएगा, ये भी कट के एक आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 1 - 1 0। कह रहे हैं एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। ठीक है बेटा, आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, मान लेते हैं उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है, तो उसका जो क्षेत्रफल है और उसका जो परिमाप है वो बराबर है आपस में। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर। पाई से पाई कटा, r गुणा r, और यहाँ पर 2 गुणा r, 1 से r से कटा, यहाँ बचा 2, तो आंसर क्या होगा, 2 मात्रक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं 64 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग है, ठीक है, उसके भीतर देखो, पहले एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, ये हमने एक वर्ग बनाया, ठीक, तो मैंने मान लिया कि वर्ग की भुजा a है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बेटा क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास 64, तो वर्ग क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा 64 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो भुजा हमारे पास 8 आ गई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है। कह रहे हैं क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके परिगत अगर हम एक वृत्त बनाएं तो ये इसका व्यास होगा, तो व्यास भी इस भुजा के बराबर है, तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास हमारे पास 8 है, तो त्रिज्या होगी 8 की आधी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है बेटा, r हमारे पास 4 आ जाएगा, हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 4 गुणा 4, तो 22 गुणा 16/7। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तुम जब 22 को गुणा करोगे 16 से, तो यहाँ पर तुम्हें मैं लिख देता हूँ 352 मिलेगा, और फिर उसको भाग देना है 7 से। ठीक है, 7 से भाग दोगे तो तुम्हें मिलेगा 50.28, दशमलव के 2 स्थान तक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं दिए गए चित्र में ABCD वृत्त के अंतर्गत एक आयत है। भाई चित्र कहाँ है, ABCD वृत्त के अंतर्गत एक आयत है। अच्छा, तो पहले वृत्त बना लेते हैं अपने अनुसार समझ के। ये हमने वृत्त बनाया, इसके अंदर एक आयत है, आयत बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक आयत है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई छायांकित भाग है कौन सा, पता ही नहीं चल रहा है, ये वाला होगा शायद, ये वाला जो बच जा रहा है ना, ये होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़, हमें वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम, त्रिज्या निकालने के लिए पहले व्यास निकालना होगा, है ना,
ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण इसके व्यास के बराबर है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है आयत में, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे, ये वाला पाइथागोरस प्रमेय 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग आएगा, तो 64 प्लस 36 ये आ जाएगा 100। 100 का वर्गमूल आएगा 10, तो व्यास आ जाएगा 10, तो त्रिज्या हो जाएगी 10 की आधी, 5 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा बेटा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग बोल रहा हूँ, आयत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पाई 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 5 का वर्ग, लंबाई है 6 और 8, तो 22 गुणा 25/7। अच्छा, पाई का मान 3.14 बोला है, 8 छंग 48, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 25 गुणा 3.14 रखो, 8 छंग 48। अब इसको गुणा कर दो, 25 को गुणा करना है 3.14 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 78.5, घटाना है 48, ठीक है। तो घटाएंगे तो आ जाएगा 30.5, ये 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है बेटा? एक वृत्त है और एक वर्ग है, ठीक है। ये मैंने बनाया, वृत्त की जो त्रिज्या है मैंने आर ली, और वर्ग बना नहीं है, लेकिन मान लेना ये वर्ग का भुजा मैंने ए मान ली, ठीक है। तो कह रहे हैं वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है बेटा? 2πr, और इसका परिमाप बराबर, इसका परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा बराबर है 2 दूनी 4, ठीक है। सो पाई आर का मान 2a के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, उनके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या आ गया बेटा? पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या है बेटा? ए स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से, आर बट्टे ए का मान चाहिए होगा ना, तो आर ये ए गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 2/a होगा, नहीं क्या लिख रहा हूँ, 2/पाई होगा, ये पाई है ना, ये इधर आ जाएगा। हाँ, आर बट्टे ए का मान क्या होगा? 2/पाई लिखूँगा, ए लिख दे रहा हूँ बार बार, ठीक है। सो देखो बेटा, पाई आर बट्टा ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, तो आर बट्टे ए का मान क्या है? 2/पाई, खोलो तो 2 दूनी 4, यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर, 1 पाई कटा, तो 4:पाई आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ढंग से लिख लो, पाई का मान रखा है यहाँ पर उन्होंने 22/7, ये ऊपर आ जाएगा, तो 27/22, 2 1 कम 2 कम 2 चौके 14:11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन होता है। बेलनाकार पेंसिल आपने देखा होगा, ये ऐसा पेंसिल होता है और इसकी नुकीली ऐसा होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बेटा? शंकु है, और ये क्या है? बेलन है। तो तो बेलन प्लस शंकु का आकार होता है, बेलन प्लस शंकु। बेलन प्लस शंकु कहाँ लिखा है? एक शंकु और एक बेलन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कैसा है बेटा? ये एक अर्धवृत्त है, नहीं, एक साहुल जो होता है बेटा, साहुल देखा होगा ना, ये अर्धवृत्त नहीं है, ये क्या है? अर्धगोला है, और ये क्या है? शंकु है। तो किस आकार में? शंकु प्लस अर्धगोला, एक अर्धगोला और एक शंकु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु को आधार के समानांतर तल की सहायता से काटा जाता है, और फिर तल के एक और बने शंकु को हटा दिया जाता है। तल के दूसरी ओर बचा हुआ नया भाग क्या कहलाता है? शंकु का छिन्नक कहलाता है ना। आपके पास एक शंकु होता है बेटा, ऐसा एक शंकु होता है, आप आधार के तल से एक तल काट देते हो, ये जो बचा वाला पार्ट होता है नीचे वाला, इसे आप क्या बोलते हो? छिन्नक बोलते हो।
कह रहे दो गोलों का आयतनों का अनुपात इतना है, दो गोला है, गोले की बात हो रही है, ठीक है। माने इसका त्रिज्या कैपिटल आर और इसका त्रिज्या स्मॉल आर है। आयतनों का अनुपात, अगर आयतन की बात करेंगे, पहले वाले का होगा 4/3 पाई आर क्यूब और इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इससे ये कटा, इसका मान दे रखा है 64/27। तो अगर ध्यान से 64 को लिख सकता हूँ मैं 4 घात 4 चौको 16 चौको 64, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। तो r/r, इधर की घात 3 इधर की घात 3 कटेगी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसकी घात 3 है इसकी घात 3 है, अगर ढंग से लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो ये इससे ये कटा, तो r/r का मान आ जाएगा 4/3। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कटा, r/r का होल स्क्वायर। r/r का मान कितना है 4/3, वर्ग करेंगे 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो आंसर आ जाएगा 16:9। ऑप्शन नंबर डी, 9:16 मत लगा देना। अगला क्वेश्चन है, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या इतनी और इतनी है, तो छिन्नक की तिरछी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो मैं चित्र बनाता हूँ, ये चीज़ है, देखो बेटा, एच हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर और ये वाली जो त्रिज्या दे रखी है हमें 38 और ये दे रखी है 8, ठीक है। तो हमें तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है। सूत्र होता है h² r1 - r2 का होल स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास 40 वर्ग, r1 कितना है 38 माइनस 8, 4 का वर्ग 16, 100, यहाँ से 30 बचेगा, 30 का वर्ग 900, तो ये हो जाएगा 2500। 25 गुणा 100, 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल 10, तो 50 आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक वर्गीकृत आंकड़ों की कम से कम प्रकार और अधिक से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों की प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त क्या होता है। देखो, जब हम वर्गीकृत आंकड़ों से कम प्रकार और अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता की बात जब होगी तो किसकी बात होगी, माध्यक की बात होगी। माध्यक प्राप्त करते हैं हम। अब ये क्या बोल रहा है कि बेटा इसका जो समानांतर माध्य है वो 21 है, तो आर का मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको जोड़ दो। कितने के बराबर 21, कितनी संख्या है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर दो, ठीक है। सो ये बट इधर आ जाएगा, इनको जोड़ो, 15 15 30 30 और 2 20, 50 50 और 40 कितने हो जाएंगे 90, सही है ना, 90 और 35 125, ऊपर आ जाएगा 125, ठीक है ना, प्लस आर, और ये 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, 4 में से 2, 22 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या को समांतर माध्य 1 से 9 तक जोड़ दो, फिर 9 से भाग दे दो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, ये 6 10 15 15 15 और 6 21 28 28 और 17, ठीक है ना, 28 प्लस 17, तो इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45/9, 9 पंजे 45, आंसर आ जाएगा 5। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समानांतर कितना होगा, सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14, इन सबको जोड़ो, समांतर माध्य बोला है, और कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हल करके मुझे कमेंट में अपना आंसर बताओ कितना आएगा।
कह रहे हैं प्रतिच्छेद बिंदु की क्षैतिज अक्ष से कम प्रकार और अधिक प्रकार के त्वरण देता है। त्वरण से हम क्या निकालते हैं? माध्यिका। बारंबारता बंटन की माध्यिका आलेखीय विधि से निम्न में से किसकी सहायता से प्राप्त होती है? त्वरण से प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ ये जो चैप्टर वाइज मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ बताए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपको समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन को बेटा ज़रूर चेक करें एंड पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।